हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहीम सर्स एकेडमी। आज एक नया टॉपिक लाया ग्रेविटेशन चैप्टर से और वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्लियर? अब ये केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन किस लिए दिए गए? जॉन केपलर ने लॉज दिए, इसलिए इनका नाम है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नाउ फॉर व्हाट पर्पस? टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इसलिए ये बताया गया। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन डिस्क्राइब करने के लिए ये लॉज दिए गए हैं, जॉन केपलर ने दिए, इसलिए इनका नाम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेकिन ये लॉज इसने कैसे दिए, ये कंक्लूजन इसने कैसे डिराइव किए? ये इसने डिराइव किए आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा अबाउट मोशन ऑफ सैटेलाइट्स बाय टाइको ब्राही। एक एस्ट्रोनॉमर था, डेनिश एस्ट्रोनॉमर था ये, तो उसने कुछ डाटा कलेक्ट किया था रिगार्डिंग द मोशन ऑफ, यहां पर आप मोशन ऑफ प्लैनेट्स लिखेंगे। टाइको ब्राही ने कुछ डाटा कलेक्ट किया था रिगार्डिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो वो डाटा एनालाइज किया जॉन केपलर ने। वो एनालाइज करने के बाद कुछ कंक्लूजन, कुछ रिजल्ट्स वहां से निकले और उन्हीं को एक्सप्रेस उन्होंने किया इन द फॉर्म ऑफ लॉज विच आर नोन एज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और ये लॉज एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, ये लॉज जो है बेसिकली 3 लॉज केपलर ने दिए हैं, जिनको हम बोलते हैं केपलर्स, जो थ्री केपलर्स लॉज, बेसिक 3 केपलर्स लॉज। ठीक है, तो वो लॉज क्या बोलते हैं हमें, उसमें से हम पहला लॉ देखेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसका एक और नाम हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी हम इसको बोलते हैं, या लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो यहां से आपको पहली बात समझनी है, ऑर्बिट किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट क्या है? द पाथ इन विच द प्लैनेट और ए सैटेलाइट मूव्स, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो जो पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट और सैटेलाइट, उसको हम बेटा ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली हम ऑर्बिट लफ्ज पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स का यूज करेंगे। इस वक्त हम सैटेलाइट्स का अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, मेजरली हम प्लैनेट्स का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये पहला लॉ। ठीक है, देखो पहली बात आपको ये पता है कि बहुत सारी थ्योरीज दी गई है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन के बारे में। पहले आपको एक बात याद होगी, पहले एक जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी। ठीक है, जिसमें हम मानते थे अर्थ एट द सेंटर और बाकी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके बाद आ गई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ये पहले बताया गया था कि ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और ये रिवॉल्व करते हैं एपिसाइकल्स में, या रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। लेकिन एग्जैक्टली फिर जब केपलर ने लॉज दिए, फिर ये ऑर्बिट्स, जो प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होती है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है हमें कि शेप ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें प्लैनेट चलता है, जिसमें प्लैनेट घूमता है, वो शेप ऑफ द ऑर्बिट क्या होती है, वो हमें फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमें देता क्या है? इट गिव्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिट। शॉर्ट में ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिट देता है। ठीक है, कि ऑर्बिट की शेप क्या होगी, किस तरह की ऑर्बिट होगी जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन। तो ये क्या बोलता है? ईच प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच प्लैनेट मूव्स या रिवॉल्व्स अराउंड द सन in
अब मैं बता रहा हूं, नहीं सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। वो क्या होते हैं वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स with sun at one of the focus of elliptical, with sun at one of its focus, with sun at one of its focus। ये पहला ला हमें बोलता है कैप्लर्स का फर्स्ट ला, इसका स्टेटमेंट है हर कोई प्लेनेट, ये जो घूमता है ये प्लेनेट है, ठीक है, ये सन के अराउंड घूमता है, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमता है, ये घूमता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है वो मैं हम इधर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फर्दर ये बताया है विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, ये भी डिस्कस करेंगे कि फोकस क्या होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में या इलिप्स में क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इलिप्स जो होता है, जैसे सर्कल होता है, सर्कल का एक फिक्स पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी तरह इलिप्स जो होता है वहां पर दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोकाई, प्लूरल में फोकाई बोलते हैं, सिंगुलर एक का फोकस बोलते हैं। तो ये एक फोकस होता है इसका फॉर एग्जांपल F1, ये दूसरा फोकस इसका होता है फॉर एग्जांपल S2। तो ये बोलता है कि हर कोई प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, और सन जो होता है वो दो फोकस में से एक फोकस की जगह होता है, विद सन प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस। तो सन होता है एक फोकस में और प्लेनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये पहले ला का स्टेटमेंट है। लेकिन अब हम ये देखते हैं पहले ये इलिप्स वगैरह क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट वगैरह, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो यहां तक समझ आया ये पहले ला का स्टेटमेंट। चलो अब मैं इलिप्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब, इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है इन द शेप ऑफ इलिप्स। अगर मैं बोलूंगा सर्कुलर ऑर्बिट, इसका मतलब इन द शेप ऑफ सर्कल। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है इन द शेप ऑफ इलिप्स, ठीक है। इलिप्स की शेप में ऑर्बिट होती है और उसी ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। अब सवाल, ये इलिप्स किसे बोलते हैं, इलिप्स होता क्या है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। पहली फिगर में आपको इस तरह बताऊंगा, सर्कल, सर्कल में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक पॉइंट आपने इधर लिया फॉर एग्जांपल पी पॉइंट, मैं मिसाल देता हूं, और यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है। अब अगर आप इस पी पॉइंट का लोकस करोगे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अराउंड, सच दैट कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमेशा फिक्स होनी चाहिए, तो इस तरह बनेगा इसका लोकस, इसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द, कोई भी पॉइंट आपने आर्बिट्री पॉइंट लिया, यहां पर मैंने पी माना, ठीक है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट इज ऑलवेज एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रीफिक्स्ड पॉइंट। ये आपने पहले एक फिक्स पॉइंट किया हुआ है ऑन द प्लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सर्कल, या सेट ऑफ पॉइंट्स अराउंड ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट सच दैट दे आर ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स अराउंड द, सिंपल अगर हम बात इधर बोलेंगे ये होते हैं, ठीक है, ये हर जगह पर, ठीक है, इसी तरह यहां पर भी, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट, ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट है प्लेन पे, तो फिर इसी के अराउंड हम फिक्स्ड पॉइंट्स लेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे जो इक्वल डिस्टेंस पे है, हर कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम सर्कल बोलते हैं। और ये होता है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इलिप्स क्या होता है, इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में बेटा दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, इसको मैं मानता हूं F1, इसको मैं मानता हूं F2, ठीक है। फिर एक पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट यहां पर मैं P मानता हूं,
इस पी पॉइंट का लोकस सच दैट, इस पी पॉइंट का लोकस सच दैट कि F1 से लेके P तक और F2 से लेके P तक डिस्टेंस इनका टोटल कितना होगा, F1P और F2P, F1P प्लस F2P, such that the distance of the point P from two fixed points F1 and F2 is always constant. Sum इनका sum, distance नहीं, sum of the distances of this point from the two given fixed points is always constant. मतलब ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट कितना दूर है, F1P इसकी डिस्टेंस है और F2P ये वाली डिस्टेंस है, इनका सम कितना होगा, F1P प्लस F2P। ठीक है, तो इस P पॉइंट को आप इस तरह घुमाओ ताकि किसी भी जगह पर अगर ये होगा तो इसकी डिस्टेंस F1 से और F2 से उनका सम ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये P1 जगह पे है अभी, तो ये P2 जगह पे है, तो F1P1 प्लस F2P2, यहां पर F1P1 प्लस F2P1 शुड बी इक्वल टू, अब यहां पर पहुंचा तो ये होना चाहिए F1P2 प्लस F2P2। फिर ये जहां यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर P3 पोजीशन है, तो यहां पर क्या होगा, F1P3 प्लस F2P3, ये भी उसी के बराबर होना चाहिए। तो लोकस ऑफ द पॉइंट, तो इस तरह से घूमेगा तो ये इस तरह बनता है, लोकस ऑफ द पॉइंट such that it's such that the sum of the distance of this point from two fixed points is always constant, उसको बोलते हैं बेटा इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स की शेप में जो ऑर्बिट हो गया उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट आपने किए हैं पहले, इन्हीं को बोलते हैं फोकस, फोकस फोकस प्लूरल में फोकाई। तो इसका मतलब ये सन जो है ये एक फोकस पे है, तो इसका मतलब इन्हीं दो जगह पे एक जगह पे सन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सन एक फोकस पे होता है और उसके अराउंड में जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो घूमते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, वो ऑर्बिट शेप ऑफ इलिप्स की होती है। ठीक है, तो अभी इलिप्स कैसे बनता है, जब इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसे बनता है बेटा, इस तरह का इलिप्स होता है। तो ये यहां पर इसका फोकस है F1 और यहां पर एक और फोकस है यहां पर F2। ठीक है, और अगर मैं इन दो फोकस में से एक लाइन ड्रा करूंगा जो जिसके एंड पॉइंट्स लाई करेंगे इलिप्स के ऊपर, ये वाली एक लाइन बन गई जो दो फोकस में पास होती है और इनके एंड पॉइंट्स इलिप्स पे लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर में अगर मैंने एक और लाइन डाली सेंटर में से, ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हो गया मेजर एक्सिस और ये वाली होगी माइनर एक्सिस। अगर आधी को लेंगे तो क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और इसका आधा लेंगे तो सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर, ये होता है बेटा इलिप्स, और इसमें जो दो एक्सिस होती है उनको क्या हम बोलते हैं वो मैंने बताया, और आधी आधी को क्या बोलते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो होता है बेटा एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। जो हम ई से डिनोट करते हैं, और वो एक्सेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है वो मैं इधर बताऊंगा आपको। तो यहां पर F1 फोकस है, यहां पर F2 फोकस है। अब इस सेंटर को मैं कुछ नाम रखता हूं, ठीक है, और यहां पर भी मैं A और यहां पर भी B रखता हूं, और सेंटर को मैं फॉर एग्जांपल मैंने O माना, ये है सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, शाबाश। तो अब एक्सेंट्रिसिटी यहां पर किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अब यहां पर मैं डायरेक्ट बोलूंगा OF1, यानी डिस्टेंस फोकस की सेंटर से कितना दूर है उसका, और सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट तक, मेजर एक्सिस के जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां तक कितनी डिस्टेंस है, वो है OA। इन दोनों का रेशियो अगर आप करते हो तो ये बनता है बेटा एक्सेंट्रिसिटी, इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो क्या होता है ये, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ
फोकस फ्रॉम सेंटर टू, फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स से आपको पता ही है, टू डिस्टेंस ऑफ, या टू सेमी मेजर एक्सिस डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है सेंटर से लेके एंड तक इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, टू सेमी मेजर एक्सिस। इस सेमी मेजर एक्सिस को यूजुअली हम ज्यादातर ए से डिनोट करते हैं और सेमी मेजर एक्सिस को बी से डिनोट करते हैं यूजुअली। तो यहां पर लिख सकता हूं E इज इक्वल टू OF1 कितना होगा, डिवाइड बाई ए। तो अगर आपको OF1 पता करना होगा तो वो होगा बराबर A इंटू ई, ए सेमी मेजर एक्सिस इंटू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो होगी OF1 ये होगी बराबर A इंटू ई, और यहां से भी इधर भी होगी ये A इंटू ई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और टोटल कितना है बेटा A। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस अब बोलूंगा ये कितना होगा, और यहां से भी ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला होगा ना A माइनस ए, A माइनस ए। तो A कॉमन 1 माइनस ई, A कॉमन 1 माइनस ई, ये होगी यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस और यहां तक वाली डिस्टेंस। और ये यहां पर नेक्स्ट पॉइंट था एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, फोकस कितना दूर है सेंटर से वो डिस्टेंस, उसका रेशियो सेंटर से एक्सट्रीम यानी सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है उनका रेशियो करो, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। वहां से आप ये पता कर सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी है अगर एक्सेंट्रिसिटी आपको पता है, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस, अगर ये दोनों फोकस इधर इधर आएंगे और सेंटर पे मर्ज हो जाएंगे तो उस केस में इलिप्स जो होता है ये बनता है सर्कल। तो फॉर सर्कल एक्सेंट्रिसिटी, अगर ये दोनों फोकस सेंटर पे मर्ज हो गए तो सर्कल बनता है, तो वहां पर एक्सेंट्रिसिटी सर्कल के लिए कितना होगा बेटा, 0। एक्सेंट्रिसिटी फॉर सर्कल इज इक्वल टू 0। तो सर्कल जो है वो स्पेशल केस ऑफ इलिप्स होता है, ठीक है। तो ये होता है इलिप्स, और इसकी शेप में जो भी ऑर्बिट होगी उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट लॉ होता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये भी बोलता है कि ईच प्लेनेट, हर कोई प्लेनेट जो है वो घूमता है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इलिप्टिकल ऑर्बिट का फोकस होगा वहां पर एक फोकस पे सन होगा और उसके अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये है फर्स्ट लॉ। तो अभी इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बोले, यहां पर कौन सी कितनी डिस्टेंस होती है, सिंपल एक्सिस वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब एक और पॉइंट जो आपको इधर रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ याद रखना है। तो अगर ये वाला पॉइंट आप देखोगे इलिप्टिकल पाथ पे है यहां पर, तो ये फारदेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द सन, इसको हम बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस सन से जो इधर होती है इसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी ये सन जो है, सन से इधर ये वाली डिस्टेंस जो है ये क्लोजेस्ट वाली है, इसको बोलते हैं पेरिजी। इसको हम पेरिजी बोलते हैं, इसको एपीहीलियन बोलते हैं, इसको पेरीहीलियन, सॉरी पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। ये पॉइंट पाथ पे सन से नजदीक होता है, क्लोजेस्ट, और ये वाला होता है फारदेस्ट। इसको एपीहीलियन, इसको पेरीहीलियन। और ये वाली डिस्टेंस जो होते हैं इसको बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। तो अब एपोजी प्लस पेरिजी, एपोजी प्लस पेरिजी कितना होगा, मेजर एक्सिस। तो एपोजी प्लस पेरिजी किसके बराबर होगा, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है। अगर आपको अलग अलग से एपोजी पता करना है, एपोजी कितना होगा और पेरिजी कितना होगा, वो भी आप कर सकते हो। चलो, एपोजी कितना है, एपोजी होता है सन से इधर, तो ये सेंटर फॉर एग्जांपल है, ये देखो ये सेंटर है, यहां से यहां तक ये ए है सिम मेजर एक्सिस, और यहां से यहां तक ये वाली कितना है, ए इंटू ई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला फोकस से लेके यहां तक ए इंटू ई। तो एपोजी कितना होगा, ए प्लस ए,
ए इंटू 1 प्लस ई आ जाएगा एपोजी। ठीक है, तो पेरिजी कितना आएगा, ए, ये पूरा ए माइनस ए माइनस ए कॉमन 1 माइनस ई। ये देखो यहां हम ये वाली है पेरिजी है ना, तो पूरा है ए माइनस ये वाली डिस्टेंस ए ही है, तो ए माइनस ए, तो ए इंटू 1 माइनस ई। ये एपोजी और पेरिजी भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो यहां से ये इलिप्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए रिगार्डिंग द फर्स्ट केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, क्लियर, विद सन प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया, और इलिप्स भी मैंने आपको, इलिप्टिकल पाथ का मतलब इन द शेप ऑफ इलिप्स, और इलिप्स मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, और उसके कुछ रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, एपिहीलियन, पेरिहीलियन, और उसके बगैर भी मैंने एक्सेंट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया, तो वो भी मैंने बता दिया इसके रिगार्डिंग। ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्लियर। तो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो ये हमें देता है शेप ऑफ ऑर्बिट। अब दूसरा लॉ क्या होता है, ये हमें क्या बोलता है, सेकेंड लॉ। चलो अब यहां पर बनाते हैं। अब हमको पता है कैसे प्लेनेट रिवॉल्व करता है, ये है और यहां पर ये सन है, F1 मानते हैं, यहां पर सन, यहां पर F2 है, और ये यहां पर सेंटर है A B O। अब क्या बोलता है सेकेंड लॉ, ये बोलता है द रेडियस वेक्टर, ये प्लेनेट है, ये सन है, द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट स्वीप्स, यानी जब ये आगे जाएगा तो ये कुछ एरिया स्वीप करेगा, इधर पहुंचेगा तो ये कुछ एरिया स्वीप करेगा, ये वाला। ठीक है, द एरिया वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सन टू सेंटर ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब अगर यहां से यहां तक P1 पोजीशन से P2 पोजीशन तक इसको लगा डेल्टा टी टाइम, और इसने यहां पर A1 एरिया स्वीप किया इस रेडियस वेक्टर ने, ठीक है, और फिर ये P3 पोजीशन और ये P4 पोजीशन है, फॉर एग्जांपल इस प्लेनेट को P3 से P4 पहुंचने में भी फॉर एग्जांपल डेल्टा टी टाइम लगा, उस वक्त इसने एरिया A2 स्वीप किया। सेकेंड लॉ बोलता है हमें कि जो रेडियस वेक्टर सेंटर ऑफ द सन और सेंटर ऑफ द प्लेनेट को ज्वाइन करता है, जितना इसने एरिया डेल्टा टी टाइम में कवर किया इधर, इतना भी उसी डेल्टा टी टाइम में उतना ही एरिया कवर करेगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर डेल्टा टी और डेल्टा टी अगर ये टाइम इंटरवल सेम है, तो तब ये जो एरिया A1 और एरिया A2 जो स्वीप किया ये बराबर होगा। ये हमें सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ बोलता है। तो इसका मतलब यह हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेडियस वेक्टर joining the center of drawn from लिखेंगे drawn from center of sun to center of planet sweeps equal areas in equal intervals of time। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में इसने A1 कवर किया तो यहां पर A2 एरिया डेल्टा टी टाइम में, तो A1 और A2 बराबर होंगे। ये हमें सेकेंड लॉ कहता है, या इसी को हम इस तरह भी बोलते हैं। अगर इस डेल्टा टी टाइम को 1 सेकंड रखेंगे तो यहां पर 1 सेकंड में जितना एरिया कवर करेगा उतना ही इधर 1 सेकंड में कवर करेगा। तो इसका मतलब एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू प्लेनेट पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां पर इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर
drawn from center of sun to center of planet per unit time is always constant. इस तरह भी बता सकते हैं, ठीक है, या और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा टी टाइम में प्लेनेट P1 से P2 गया और इसने कुछ एरिया कवर किया डेल्टा ए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में प्लेनेट कितना एरिया कवर करता है, डेल्टा ए। तो इसी को हम इस तरह यहां पे क्या लिखा, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली, डेल्टा ए ये हो गया एरिया कितना कवर हो गया कितने टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया कवर्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, रेडियस वेक्टर की बात कर रहे हैं, जो रेडियस वेक्टर सेंटर ऑफ द सन और सेंटर ऑफ प्लेनेट को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब इसी को अगर डेल्टा टी प्लेनेट आप 10 × 0 लेते हो तो ये क्या बनेगा, डी ए बाई डी टी, शॉर्ट में लिखता हूं आप, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो या आप इस तरह भी बता सकते हो, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी को बेटा हम बोलते हैं, जैसे dx बाई डी टी आप बोलते हो तो वेलोसिटी हो गया, da बाई डी टी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, तो यहां पर इसको लिख सकते हो, और एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट गिवन प्लेनेट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन प्लेनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक कोई प्लेनेट जो आपने लिया उसकी एरियल वेलोसिटी यानी एरिया कवर्ड पर टाइम जो होगा बाय द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सन टू सेंटर ऑफ प्लेनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसी को हम लिखते हैं डी ए बाई डी टी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है इसके स्टेटमेंट की, सेकेंड लॉ ऑफ द केपलर, सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, तो इसी को फर्दर अगर मैं आपको इससे एक कंक्लूजन डिराइव करके दूं वो ये है, तो ये क्या रिलेशन देता है वो आप इस तरह बता सकती हो। देखो अगर आप इधर देखोगे, देखो अगर आप इधर देखोगे, ये यहां पर सन था और यहां पर एक दूसरा फोकस था। ठीक है, अब यहां पर ये दूर है प्लेनेट, और यहां पर ये अगर आप देखोगे जब यहां पर होगा तो यहां पर ये नजदीक होगा, जब प्लेनेट यहां पर आएगा तो दूर है, तो जब प्लेनेट यहां पर आएगा तो नजदीक है। तो इसका मतलब यहां पर इतना ही रेडियस वेक्टर एरिया स्वीप करेगा और यहां पर इतना ज्यादा रेडियस वेक्टर एरिया स्वीप करेगा, क्योंकि एरिया पर यूनिट टाइम तो सेम रहेगा जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से इसको इधर आहिस्ता चलना है, इधर तक ही पहुंचना है, तो इसने कुछ एरिया कवर किया है। इतना एरिया उतने ही टाइम में इस वाले को कवर करने के लिए इसको ज्यादा तेज चलना पड़ेगा, इसको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, तब ये इतना एरिया कवर करेगा, तब ये एरिया बराबर हो सकते हैं। अगर ये आहिस्ता चलेगा तो कुछ एरिया कवर करेगा, अगर ये भी उतना ही स्लो चलेगा तो क्या होगा, ये कम एरिया कवर करेगा, तो वो सेकंड लॉ फॉलो नहीं हुआ। तो ये दो एरियाज बराबर रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर स्लो चलना है तो इसने कुछ एरिया कवर किया, यहां पर फास्ट चलना है तब जाके ये वाला एरिया इसके एरिया के बराबर हो सकता है। तो यहां पर हम ये बता सकते हैं, इसका कंक्लूजन, सेकंड लॉ का कंक्लूजन ये है, ये जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट, ये जब ये दूर होता है तो वो स्लो होती है, और जब ये नजदीक होता है तो फास्ट होती है। तो यहां पर इसका कंक्लूजन ये निकलेगा, ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, इसको मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट ये होती है स्लो व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन,
और ये होती है फास्ट व्हेन इट इज क्लोजर टू सन। तो इसका मतलब जितना ये प्लेनेट सन के नजदीक नजदीक आता है उतना ही तेज तेज घूमता है, जितना दूर जाता है उतना आहिस्ता घूमता है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट वेरी करती है एज पर द डिस्टेंस। जब डिस्टेंस कम होगी तो ऑर्बिटल स्पीड जो होगी वो होगी ज्यादा, और डिस्टेंस जब दूर ज्यादा होगी ऑर्बिटल स्पीड जो होगी वो होगी कम। ठीक है, ये सेकंड लॉ का कंक्लूजन निकलता है। तो इसको हम ये बता सकते हैं जो सेकंड लॉ है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन orbital speed of planet and radius vector। क्योंकि कितना दूर है तो वो बड़ा रेडियस वेक्टर है, छोटा है तो छोटा रेडियस वेक्टर है, एंड रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लेनेट। उन दोनों के दरमियान ये रिलेशन देता है। कौन सा? सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। ये बोलता है जब दूर होगा तभी आहिस्ता चलेगा, नजदीक होगा तभी तेज चलेगा, तभी तेज घूमेगा। क्यों? क्योंकि एरियल वेलोसिटी इसको कांस्टेंट रखनी है। सेकंड लॉ बोलता है कि इसकी एरियल वेलोसिटी होती है एरिया कवर्ड बाय द टाइम बाय द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट, वो कांस्टेंट रहता है। उसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको यहां पर आहिस्ता चलना पड़ेगा, यहां पर तेज चलना पड़ेगा। ये इसका कंक्लूजन है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं सेकंड लॉ ये देता है रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट। क्लियर? ये एक और पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है। एक और पॉइंट मैं इसको ऐड करूंगा, वो ये है, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन बताऊंगा ये कि किस तरह कि यहां पर ये स्पीड असल में ज्यादा क्यों होती है और यहां पर क्यों कम क्यों होती है। मैं सिंपल एक रीजन आपको बताऊंगा। जब ये बेटा दूर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कम। जब भी कोई बॉडी एक आर्क में चलती है, सर्कुलर जैसे पाथ में चलती है, ये एक स्पेशल केस ऑफ सर्कल है, तो इसकी छोटी सी आर्क हम सर्कल की आर्क मान सकते हैं। अगर मैं छोटा सा हिस्सा ले सकता हूं तो सर्कल का हिस्सा मान सकता हूं। एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर आर्क या पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv²/r, m ऑर्बिटल स्पीड डिवाइड बाय r। अगर यहां पर ऑर्बिटल स्पीड v है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये दूर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कम, तो ऑर्बिटल स्पीड भी कम होनी चाहिए, m हो। ऑर्बिटल स्पीड जब ये दूर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो ऑर्बिटल स्पीड भी कम होगी। क्लियर? अच्छा, और एक और बात, जब यहां पर ये नजदीक आएगा तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा तो ऑर्बिटल स्पीड भी इंक्रीज होगी। इस तरह भी आप इसको बता सकते हो। ठीक है, ये होता है हाउ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट वेरीज। ये होता है सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, इसका स्टेटमेंट। अब इसका जो प्रूफ है सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, प्रूफ्स ऑफ सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, क्योंकि ये लंबा वीडियो बनेगा अगर मैं इनका प्रूफ भी इधर ही दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट थर्ड लॉ का बताऊंगा, उसके बाद इनके प्रूफ पे आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। तो अब ये कोई भी प्लेनेट जो होता है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहां पर ये सन है और यहां पर ये दूसरा फोकस है, ये F1। तो ये प्लेनेट होता है, यहां पर ये प्लेनेट है P, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। और जितना इसको टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन करने के लिए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और ये जो सेंटर से यहां तक मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस, उसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमें क्या देता है केपलर थर्ड लॉ? ये देता है हमें रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट एंड सेमी मेजर एक्सिस, उसको ए। तो इसका ये बोलता है डायरेक्ट रिलेशन है सेमी मेजर एक्सिस और टाइम पीरियड के दरमियान। ऑब्वियस सी बात है, जब जितना बड़ा ये सेमी मेजर एक्सिस होगा उतना इसको टाइम लगेगा घूमने में, छोटी होगी तो कम टाइम लगेगा। तो इसने बोला यही कि ये जो टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस है इनके दरमियान डायरेक्ट एक रिलेशन है। क्या है? इसने बोला द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड
of the planet is directly proportional to cube of semi-major axis of the planet. तो ये semi-major of the elliptical orbit, ये elliptical orbit जिसमें घूम रहा है, इसका semi-major axis मैंने a माना और टाइम पीरियड उसको कंप्लीट करने के लिए t मैंने माना. तो t square, the square of the time period that the planet takes to complete one revolution is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit in which it revolves. वो मैंने a माना. तो ये इसका स्टेटमेंट है थर्ड लॉ का. इसका मतलब ये है जो प्लेनेट जितना दूर होगा फ्रॉम द सन उसका उतना टाइम भी लगेगा ज्यादा, ठीक है, उसको रिवॉल्व करने के लिए. जैसे आपको पता है मरकरी है, वो नजदीक है पहला वाला, तो उसको कम टाइम लगता है, 88 डेज उसको लगता है कंप्लीट करने में रेवोल्यूशन. अर्थ है, ये दूर है, तो इसको लगता है 365 डेज, है ना. तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिलेशन हमें बोलता है टाइम पीरियड और semi-major एक्सिस के दरमियान, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जनरली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द semi-major एक्सिस. अब एक और बात वो ये है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट डालते हैं, तो के मानता हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर. अगर ए क्यूब में डिवाइड करूंगा ऐसे तो के आ जाएगा. तो इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड क्यूब ऑफ semi-major एक्सिस is always equal to constant. This is also the statement of Kepler's third law. ये केपलर का तीसरा लॉ, ठीक है. अब यहां पर एक और बात आप याद रखोगे, वो ये है, इन सब का प्रूफ जो मैं बताऊंगा, पहले जब केपलर ने ये लॉज दिए थे उसने ये प्रूव करके नहीं दिए थे, उसने एक कंक्लूजन किए, डिराइव किए थे फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड बाय टाइको ब्राही. जो टाइको ब्राही ने डाटा कलेक्ट किया था उसके एनालिसिस करने के बाद इसने लॉज दिए थे, कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिया था. उसके बाद जब न्यूटन आया था, न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उन लॉज से हम इन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को डिराइव कर सकते हैं, और उन डेरिवेशंस के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है. होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. उसके बाद हम इसके प्रूफ और क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है. थैंक यू.